हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए थे जेई जो एडवांस पैटर्न है। आज मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन की मैंने पीपीटी ली थी, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलो जल्दी बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड को। चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एंथैल्पी इज इक्वल टू, कहता है डेल्टा एच को इसके टर्म्स में बताओ। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, याद करो मैंने आपको बताया था। चलो सामने मैं कर भी देता हूं। याद करो मैंने क्या बताया था। G इज इक्वल टू, सबको पता है H माइनस टी एस होता है क्या? बिल्कुल। H इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस डेल्टा एन जी आर टी, सुने हो ना? बिल्कुल। तो H इज इक्वल टू मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ U प्लस पी वी, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो डेल्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा मैं लिख देता हूँ एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ओके बहुत अच्छी बात है। अब उठा के ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, तो क्या आया देखो, G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, बहुत अच्छा। अब डेल्टा ले लूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जल्दी बता दो, या ऐसे ले लो, डेल्टा के जगह पे सीधा ले लो डी जी ले लो, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। डी जी इज इक्वल टू मैं ले लूँ डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस एंड माइनस एस डेल्टा टी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों हम क्या जानते हैं? यस जल्दी बता दो। बोल तो डी यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी, और Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी यू प्लस पी डी वी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा इंट्रॉपी का फॉर्मूला लगाते हैं। इंट्रॉपी इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बता दो। डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? Q अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? टी डी एस लिख सकता हूँ क्या मैं? देखो तो बिल्कुल सर आप लिख सकते हो टी डी एस। चलो अब इस पूरे के टर्म में Q लिखूंगा मैं, और इस Q के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? टी डी एस। आ जाऊँ मैं, आई एम मूविंग हियर, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, इस पूरे के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? Q के जगह पे टी डी एस, तो डी जी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया टी डी एस, ठीक है, प्लस वी डी पी, ठीक है, माइनस टी डी एस एंड माइनस एस डी टी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। आप देखो ये और ये कैंसिल, ख़त्म। डी जी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? वी डी पी माइनस एस डी टी। ये एडवांस का मैं डेरिवेशन कर दूं, मैं एक साथ एक बार में टिक भी कर सकता था, लेकिन मैं सोचा चलो ड्राइव कर दूं। ठीक है, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि इंथैल्पी निकालना है। जब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो आपको पता है डीपी की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, तो भैया डी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। डीपी जब जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो, तो डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। अच्छा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी जी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एस, बिल्कुल लिखो। अच्छा, और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एक्स, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब आपको पता है अगेन, अच्छा आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है क्या? या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस,
क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखो, बहुत अच्छा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी डेल, जैसे डी जी अपॉन डी टी, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ डी जी अपॉन डी टी, अगर इस अच्छा ऐसे कर दूँ, एस के जगह ही डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, डी जी अपॉन डी टी कर दूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो ऐसे लिख दूँ g इज़ इक्वल टू एच माइनस टी, टी के जगह ये माइनस एस, ये माइनस एस के जगह क्या लिखूँगा डी जी अपॉन डी टी लिख दो, तो ये प्लस हो जाएगा डी जी अपॉन डी टी। क्या कोई प्रॉब्लम? या डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं g इज़ इक्वल टू एच प्लस टी डेल जी अपॉन डेल टी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, चलो मैं अब इस तरफ आता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। ये इंथैल्पी हो गया, बिल्कुल इसको इधर ले गया, तो माइनस एच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा टी डेल जी अपॉन डेल टी, ये टर्म है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज़ माइनस जी। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, बहुत अच्छा। देखो तो बिल्कुल, अब क्या करो बच्चों, इसको इधर भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और इधर भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन? माइनस एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल जी अपॉन डेल टी पी माइनस जी अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, इसी को हम किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? आप जानते हो डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? यस, इसको लिख सकते हैं हम लोग, देख लो जिसमें सेट किया है डेल जी अपॉन टी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कोई दिक्कत? ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, बिल्कुल। तो उसके बाद h इज़ इक्वल टू क्या लिखोगे? ये टी स्क्वायर ऊपर गया, टी स्क्वायर डेल जी अपॉन टी अपॉन डेल टी इंटू पी, ये माइनस था, यहाँ माइनस लग गया, यानी इंथैल्पी इज़ इक्वल टू क्या आ गया? इस टर्म में आ गया। अच्छा, इसको डेल्टा जी और डेल्टा एच के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं तोड़ दिया, पूरा आ गया। अब ये आपका जो है कौन सा ऑप्शन है, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन में बोला है मैं उस फॉर्मेट में बस लेके आ गया, इसलिए मैंने उसको एक बार देख के सही कर लिया। चलो एक बार इसको इधर लाया माइनस, तो ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा, जी अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं अब इस तरफ आ रहा हूँ, आई एम मूविंग हियर, स्लोली आई एम मूविंग हियर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा बच्चों? बी ऑप्शन, दैट इज माइनस टी स्क्वायर डेल जी अपॉन टी डेल टी। ओके, चलो मैं इसको रब कर दूं। बिल्कुल सर, अब मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई आपको खास प्रॉब्लम आएगी। चलो नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एक बार देख लो बच्चों। द इफ़िशियंसी ऑफ द रिवर्सेबल साइकिल, इफ़िशियंसी निकालने बोला है। तो देखो इस केस में ये एक आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, और ये आपका क्या है? सेकेंड पार्ट है, यही तो है। तो इफ़िशियंसी जो निकलती है जब इस तरह से ग्राफ दिया होता है, तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला समझो, एरिया इनक्लोज द कर्व, ये वाला पार्ट, और अपॉन टोटल एरिया, यहाँ से यहाँ तक याद रखना। आ गया समझ में? तो क्या बोलूँगा मैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1। अगर ग्राफ में दिया रहे तो याद रखना कि जिस जगह वर्किंग हो रही है, तो यहाँ से वर्किंग हो रही है, इसका एक बार नाम भी दे दो E, और इसको दे दो आप F। देखो तो अब दिख रहा है, बिल्कुल। तो एफिशिएंसी मतलब इतना कवर इसमें वर्किंग हो रही है अपॉन टोटल यहाँ से यहाँ तक ही तो है। यहाँ मत चल जाना, ये पार्ट नहीं है बच्चों, यहाँ से यहाँ पार्ट है, ये मिलाया गया है ताकि ये वाला आप लेंथ निकाल सको, यहाँ का लेंथ निकाल सको यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छा। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 अपॉन एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या होगा? ये वाला, ये क्या दिखता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है? AC, हाइट क्या है? AB। तो लिखो AC इंटू BC। बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम? अब पार्ट A, फिर से पार्ट A अपॉन 1/2 इंटू AC इंटू BC
प्लस एरिया ऑफ पार्ट टू कितना हो जाएगा, ये क्या दिखता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, मान लिया ये B और ये L, तो क्या लिखोगे, EF इंटू AE, EF इंटू AE। चलो बहुत अच्छी बात है। हाफ AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 1500 अपॉन माइनस 1000, 1500 माइनस 1000 मल्टीप्लाई BC की वैल्यू कितनी है, AC हो चुका, AC तो हो चुका, BC सॉरी BC कहाँ है, BC कहाँ है, AB है ना, BC कहाँ हो जाएगा, AB लिखो यहाँ पे, ये वाला हाइट है ना, AB है, नाम लिखने में गलत हो गया था, ध्यान रखना बच्चों, AB है। अच्छा तो AB क्या है, 250 माइनस 150, ओके, 250 माइनस 150, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1500 माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 250 माइनस 150, ये तो हो गया, प्लस EF कितना होगा, EF भी तो यही है, और AE कितना है 0 to 150, बहुत अच्छा, तो 1500 माइनस 100 लिखो सीधा 500 बिल्कुल, और AE कितना है 150, सीधा लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर ले बच्चों, ठीक है, अब इस तरफ आ जाऊँ मैं, इस तरफ सॉल्व करूँ या नीचे सॉल्व हो, नीचे भी सॉल्व हो जाएगा, ये कितना होगा 500, ये कितना होगा 100, 500 इंटू 100, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 250, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 25,000 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, ये पूरा सॉल्व करके ऊपर वाला ही तो है, बिल्कुल 25,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 75,000, यही तो होगा, बिल्कुल, इफ़िशियंसी है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो होगा, इस जगह पे हर जगह 100 तो होगा, बिल्कुल हर जगह 100 तो होगा। चलो अब देखो ऐड कर दो तुरंत, कितना हो जाएगा 25,000 अपॉन 1 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 100, ये कैंसिल, बाकी ये 3 कैंसिल, इफ़िशियंसी कितनी आ गई 25%, इज़ इट विजिबल, यस सर, सो एफिशिएंसी विल बी 25%। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, डी। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है, मैंने हड़बड़ी नहीं की, मैंने एक एक कैलकुलेशन देख के आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है कि सर टाइम जा रहा है, नहीं टाइम तो जा रहा है बच्चों, जेई एडवांस है, जेई एडवांस में 18 से 20 क्वेश्चन ही आते हैं, 18 to 20 क्वेश्चन ही आते हैं और 3 आवर्स का समय होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जो हैं इसमें ये कह सकते हो कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम होता है लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन होता है, तो इसलिए उसके लिए तैयार रहना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के डाला है। इन C2H4 द एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड CR -145 एंड -180 किलो जूल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। What is the enthalpy change when इथाइलिन पॉलीमराइजेस टू पॉलीथीन। अच्छा, इथाइलिन जो है ये C2H4 है, यानी यही तो है, इसी फॉर्म में तो है CH2CH2, इथाइलिन पॉलीमराइज हुआ यानी इसके N बन के क्या बनते हैं पॉलीथीन, यानी CH2CH2 इस तरीके से खुल जाएंगे, बिल्कुल यही तो हुआ। तो बोलता है कि बताओ व्हाट इज़ द इंथैल्पी चेंज। अच्छा, यहाँ पे आपको बॉन्ड एनर्जी दी रखी होगी, तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आपको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, यही तो होता है। चलो रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। लेकिन देखो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। अगर डेटा नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट होगा, अगर डेटा नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का कितना हो जाएगा -145, बहुत अच्छा, माइनस प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कितना है 80, यही तो है, बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा -145 + 80, क्या दिक्कत वाली बात है, देखो आराम से, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यस। तो इसको सॉल्व अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक बार और देख लो, डबल -145, बिल्कुल 80
-145 में से 80 गया तो क्या हो जाएगा 65 -65 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ मैं बता दूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा। क्यों नहीं लिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों जगह क्या है, सेम है, इथीन से पॉलीथीन, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना, फिर से देखो -145 और प्रोडक्ट का कितना है -80 किलो जूल, तो -80 यहाँ लगा दिया, माइनस माइनस प्लस -145 दैट इज -65 किलो जूल पर मोल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मॉडुलस नहीं लिया, मॉडुलस नहीं लेते तो +65 किलो जूल पर मोल होता। क्या मैं रब कर दूं बच्चों? बिल्कुल सर जी रब कर दीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए रब कर दिया मैंने। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 मैट्रिक्स मैचिंग है, अच्छे से समझना। अच्छा ये देखो, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP, ठीक है। और फिर डेल्टा U2 माइनस, ये क्या है, टेम्परेचर के साथ लिंकअप है। ये इंथैल्पी यानी एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों फॉर्मूला किसको लिंक करता है, याद करो मैंने ड्राइव किया था किरचॉफ्स इक्वेशन को, बिल्कुल। यानी ए और बी दोनों के लिए जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, आर, बिल्कुल, ये भी आर, ये भी आर। अच्छा उसके बाद देखो, ये जो आपका एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, वही तो है। यानी Q ऑप्शन भी दोनों का क्या है, सेम। यानी A के लिए जो ऑप्शन होगा वो RnQ एंड B के लिए क्या होगा, RnQ। तीसरा देखो, डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एस फ्यूजन, ये क्या है, ये एक रूल है, जल्दी से बता दो। दैट रूल इज कॉल्ड टॉर्टन इक्वेशन, ये याद रखना। डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, ये मैंने बताया था कि जो एंट्रोपी चेंज फिजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्विंग होगा, एंड दिस इज कॉल्ड टॉर्टन्स लॉ इक्वेशन, याद रखना। तो सी का क्या हो जाएगा, पी ऑप्शन। और आपका डी बचा, ये क्या है, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एंट्रोपी प्योर क्रिस्टलाइन जो सबस्टेंस होता है उसका रैंडमनेस क्या होता है, 0, एंट्रोपी अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डी का क्या हो जाएगा, एस। यानी इस 9th वाले क्वेश्चन का ये आपके 4 करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो बच्चों, अब मैं इसको रब करता हूँ और बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है बच्चों, पैसेज टाइप क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। केमिकल रिएक्शंस आर इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी either in the form of heat or light. In the laboratory, heat changes in physical and chemical process are measured with an instrument called calorimeter. ठीक है, हीट चेंज इन द प्रोसेस इज कैलकुलेटेड एज Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी। एम मतलब मास, एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी लगा दो ताकि याद रहे कि गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट का है। पढ़ लिया इसको। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देखो कैसे आते हैं, ठीक है, और पढ़ लो इसमें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Okay, the condition of pressure, temperature and volume at which the reaction is carried out, the variation of heat of reaction with temperature। ये देखो किरचॉफ्स इक्वेशन दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखो the variation of reaction with temperature and pressure is given by किरचॉफ्स इक्वेशन। डेल्टा H2 minus डेल्टा H1 divided by T2 minus T1 and डेल्टा U2 minus डेल्टा U1 divided by T2 minus T1 डेल्टा CV, constant pressure and constant volume। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ो। द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो वाटर का हीट कैपेसिटी है दैट इज 4.18 जूल
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वाटर। बहुत अच्छी बात है। दैट आर नीडेड टू कूल 500 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री। कहता है बोलो कितने स्मॉल क्यूब चाहिए जिससे कि तुम 500 ग्राम यानी हाफ लीटर या ऐसे बोलो हाफ केजी तो बोलते नहीं है, लेकिन कहने का मतलब 500 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 0 डिग्री, यानी जो 20 डिग्री पे वाटर है उसको तुम्हें 0 डिग्री पे लाना है। तो तुम्हें कितने जो हैं आपको आइस क्यूब की ज़रूरत है। चलो पहले तो आपको क्यू निकाल लो। Q इज इक्वल टू क्या होगा, एम एस डेल्टा थीटा। बहुत अच्छा। Q इज इक्वल टू एम कितना है इस बार 500 ग्राम है। बहुत अच्छा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वाटर का दिया हुआ है 4.18। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 0 से 20 यानी 20 है। कैल्विन में भी चेंज करोगे तो भी 20 आएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तुमने यहाँ इसको तुम बोलोगे सर इसको केजी में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट पर ग्राम में दिया हुआ है। ये 100 नीचे आ गया। बहुत अच्छी बात है। ये और ये कैंसिल हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अच्छा 18 5 टू ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों 10 यानी और एक 0 5 टू ज़ा 10 और एक 1 0। ठीक है, यानी आपका आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.18 किलो जूल। Q आ गया क्या? बहुत अच्छा। अब आपको पूछा है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न दिया हुआ है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न आपका कितना है 6.02 kg पर मोल है। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा है कि तुम्हारे पास इतना इस जगह पे हीट आ गया, तो बोलता है अब इतना है, तो नंबर ऑफ आइस क्यूब्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ आइस क्यूब मैथमेटिक्स है इज इक्वल टू क्या लिखोगे 6.02 डिवाइडेड बाय 4.18। क्या कोई प्रॉब्लम है? एक बार और अच्छे से चेक कर लो। 6.42 डिवाइडेड बाय 6.02 डिवाइडेड बाय 4.18। अच्छा, अब इसको क्या डिवाइड कर लोगे? अच्छा, अगर इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाना है। चेक करो एक बार। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, 500 मल्टीप्लाई 4.18 इंटू 20 अपॉन 100 कैंसिल 4.18। ठीक है, 5 टू ज़ा 10 10 1 0 41800 1000 से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आपका 6.02 है। तो नंबर ऑफ आइस को इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपका 7 के आसपास। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इसको एक बार अच्छे से चेक करो। एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ो। देखो अगर कहीं और मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा मैं पानी वानी पी लूँ फिर आता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे जब हम इसको किलो जूल में चेंज करते हैं, यहाँ पे आपने चेक किया होगा। अब मुझे बताओ कहाँ पे आपको लग रहा है कि वेरिएशन होगा? यस, वेरिएशन इस जगह पे है बच्चों। डेल्टा एच फ्यूज़न दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे 41800 डिवाइडेड बाय हम इसको लिखते हैं 1000। ये और ये कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू नॉट 4.18 41.8 किलो जूल। आगे आपको समझ में? बिल्कुल। चलो अब डेल्टा एच फ्यूज़न आपका क्या था? डेल्टा एच फ्यूज़न इज इक्वल टू 6.02। कोई दिक्कत नहीं। सो नंबर ऑफ आइस क्यूब्स इज इक्वल टू 41.8 डिवाइडेड बाय 6.02। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6.8 या 6.9 के पास आ जाएगा। अब हमने इसको राउंड अप किया, दैट विल बी इक्वल टू 7। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 वी कैन से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू यू? यस सर। चलो अब इसको रब करते हैं और बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? The next one is question number 2. The enthalpy change for the reaction. अच्छा, enthalpy change आपका given है. What is given enthalpy change? That is delta H. That will be equal to minus 92.38 kilojoule. The internal energy change delta U. आपको क्या ढूंढना है? डेल्टा U ढूंढना है। As we know, डेल्टा H is equal to क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT।
क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। बहुत अच्छी बात है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा एच की वैल्यू -92.38। कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा एन जी बताओ जल्दी से। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2, 3 + 1 4, 2 - 4 दैट विल बी इक्वल टू -2। एम आई राइट? यस सर। चलो डेल्टा एन जी के जगह लिख दो -2। आर की वैल्यू क्या होगी? 8.314 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि जूल को हमने किस में चेंज किया? किलो जूल में। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? 298 केल्विन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? आप समझ गए इस डेटा यानी जो आंसर आने वाला है वो कहीं ना कहीं -92 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -92.38 से थोड़ा कम आएगा, यानी और उससे जस्ट थोड़ा कम अगर हम देखें दैट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 वी पीपल कैन से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार कैलकुलेशन आप और भी कर लेना, देख लेना, ये थ्योरी और आपके कंसेप्ट थे। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली इन चीज़ों को देखो एंड दैट विल हेल्प यू लॉट। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। टाइम हैज़ कम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।